तुम्हें पता है चंद जिप्सियों ने जब मुझे लूटा था तो उन्होंने पिस्तौल की नाल भी मेरे सर पर मारी थी। खून इतना बहा था कि मुझे नहीं लगा था मैं बच पाऊंगा, लेकिन अल्लाह को मेरी जिंदगी मंजूर थी इसलिए मैं बच गया। वो दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। आसमान अबर आलू था, किसी भी वक्त बर्फबारी हो सकती थी, इसलिए दिन में भी रात का सा समा था। बीजिंग की तारकोल की सड़कों पर एक साइड पर इकट्ठी बर्फ सख्त पत्थर की तरह बन चुकी थी। ये कमर्शियल एरिया था, जहाँ लोग यहाँ से वहाँ हाथ में कॉफी के मग थामे चलते हुए नजर आ रहे थे। एबक ने स्टिक की ठोकर से बर्फ के एक टुकड़े को दूर उछाला। वो अभी मुकम्मल तौर पर बाएं पांव का जोर नहीं संभाल सकता था, इसलिए उसे चलने के लिए स्टिक की जरूरत पड़ती थी। वो डॉक्टर जोसेफ, जो उसके लिए और बुरहान के लिए अब डॉक्टर से अंकल बन गए थे, के साथ था, जो उसी की तरह हुड की जैकेट में हाथ हुड़साए चल रहे थे। ये जिप्सी बहुत जालिम होते हैं, उनके दिल में रहम बिल्कुल नहीं होता। पैसे के पुजारी होते हैं ये, इसलिए कह रहा हूँ इनसे मत भिड़ा करो। ये इंसान को भूलते नहीं हैं, मौका की ताक में रहते हैं और फिर हमला कर देते हैं। आज एक वॉलेट की खातिर तुमने उन्हें मारा है। अगर पुलिस वक्त पर ना आती और उनकी गोली चल जाती तो सोचो क्या होता। बुरहान को मैं क्या जवाब देता, जो मुझे तुम्हें सौंप कर गया है। तुम्हें पता है ना उसने तुम पर कितनी मेहनत की है, कितना पैसा बहाया है। वो नेक दिल इंसान है, उसके दिल को ठेस मत पहुंचाओ। किसी नासे की तरह वो उसे समझा रहे थे। बुरहान ने इन 3 सालों में अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। वो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया हुआ था। रोमा में उसका कयाम 4 हफ्तों तक था, जब तक एबक ने जोसेफ के साथ ही रहना था। मैं उसके की दिल से कदर करता हूँ, लेकिन अगर कोई आपको या उसे कोई नुकसान पहुंचाने की सही करेगा तो वही करूँगा जो अभी किया था। मुझे दर्द तकलीफ नहीं देता अंकल। आखिरी जुमले में पर उसका लहजा खो सा गया था। उसका मसख शुदा चेहरा कितनी मुश्किल से असर हालतों में आया था। वो जान जाता तो आज यूं बेधड़क न लड़ता। सड़क की एक तरफ बड़ी सारी स्क्रीन पर बीजिंग के अल्फाज चमकते हुए नजर आ रहे थे। सुर्ख रंग पीली स्क्रीन पर वक्फे वक्फे से उभर रहे थे। वो इन रंगों पर निगाहें मरकूज किए हुए था। तुम अपने दर्द की दास्तान मुझे नहीं बताओगे? मैं डॉक्टर होने के साथ तुम्हारा खैर ख्वाह भी हूँ, तुम मुझे अंकल कहते हो। ये एहसास बहुत खुशकुन है मेरे लिए। इस एहसास की खातिर ही बता दो। उनके लहजे में आस थी। इस आस ने 3 साल का सफर तय किया था, फिर भी अभी तक नामुराद ही ठहरी थी। एबिक की स्टिक के नीचे चिकनी पर बर्फ आई थी। इससे पहले उसका तवाज़ुन बिगड़ता वो खुद को संभाल चुका था। उसे बताऊंगा अंकल, जिसकी वजह से दर्द मिला था। वो 22 साल का लड़का चेहरे पर हुज़्न तारी किए मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट मायने खेज सी थी, आंखों की वीरानी पुरस्रार और इरादे खतरनाक। उसे यानी इलाफ को? कम ऑन, हैरान मत हो। तुम कई बार सेशन के दौरान बेखुदी के आलम में अपनी हथेली पर ये नाम लिख गए थे। मैंने इस वक्त कुछ नहीं कहा था, वो वक्त सही नहीं लग रहा था मुझे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे वो बात आज के दिन के लिए ही बची हुई थी। उसके चेहरे की हैरानी पथराहट में बदली। वो सर्द हवा में नाक के जरिए गहरे सांस लेता हुआ कॉफी शॉप के करीब रुका। सुर्ख ईंटों और दीवारों से बनी वो कॉफी शॉप बरकी कुमकुमों से सजी हुई थी। उसके दाखिली दरवाजे की दोनों जानिब दाएं बाएं काफी फासले से दो दो के जोड़े में कुर्सियां रखी हुई थीं और उनके आगे छोटी गोल मेज थी, जबकि अंदर गहमा गहमी का समा था। एविक ने कुर्सी खींचकर एक पर खुद को बिठाया। ऐसा करने पर उसे दिक्कत थी, क्योंकि अभी उसका बायां पाँव ज्यादा फोल्ड नहीं होता था। आपको यकीन है मैंने ऐसा किया था? जोसेफ भी उसके साथ बैठ गए। वेटर फुर्ती से उनकी तरफ आया था। कॉफी ऑर्डर करने के बाद उन्होंने सेल फोन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। मैंने तस्वीर ले ली थी, मैं तुम्हारे पीछे था, तुमने महसूस नहीं किया था। यानी तुम बहुत ज्यादा इस्तगराक में डूबे हुए थे। उसकी चौड़ी हथेली पर सुर्ख जेल पेन से मोटा मोटा इलाफ लिखा हुआ था। तस्वीर पर भी उस वक्त ली गई थी जब वो मजीद ई को मोटा कर रहा था। ELAF, इलाफ। कौन है ये? तुम्हारी जिंदगी से इसका क्या कनेक्शन है? अच्छा, मुंह के जाविये दुरुस्त करो, नहीं पूछता पर्सनल सवाल। बस ये बता दो, क्या ये तुम्हारी रिश्तेदार थी?
کافی آ چکی تھی۔ ایبک نے اپنے کپ کی طرف نگاہ مرکوز کی۔ وہ کاٹن کینڈی یا اسے رینی ڈے کافی بھی کہتے ہیں کافی تھی۔ ایبک نے دیکھا وہ ایک چھوٹی سی لکڑی کی پالشڈ ٹرے پر ایک گول سیاہ مگ رکھا ہے اور جو بالکل سادہ ہے اور سیاہ ہی کوسٹر، بس کوسٹر سادہ نہیں تھا، اس پر ہم رنگ بلاکس بنے ہوئے تھے۔ ایک سٹیل کے چھوٹے سے سٹینڈ پر ایک چاپ سٹک کے ذریعے کینڈی کلاؤڈ اس کی کافی کے اوپر کھڑا کیا گیا تھا۔ سفید رنگ کا چینی کا بادل ایک جگہ سٹل کھڑا تھا، لیکن اس میں سے چینی بارش کی طرح کافی میں گر رہی تھی۔ ایسا اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ کافی میں سے نکلتے بخارات اسے پگھلانے کا کام کر رہے تھے۔ اس لکڑی کی چھوٹی سی پالشڈ ٹرے میں اسٹینڈ کے پاس ایک چھوٹا سا شیشے کا مگ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا اور کنول کا پھول اس میں تیر رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ کنول کے پھول کو منرل واٹر میں تیرتا دیکھ رہا تھا۔ گندگی میں کھلتے اس پھول کو بالآخر پاکی نصیب ہو گئی تھی۔ ہر ایک کے دن بدلتے ہیں، بس صبر اور شکر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز کی بھی فراموشی انسان کو بے کل کر دیتی ہے، جیسے اس وقت ایبک تھا۔ وہ اس وقت شکر گزار تھا اور نہ ہی صابر۔ ایبک بادل کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا 2 سیکنڈ میں کافی کی بھاپ نے اس بادل کو پگھلا کر خود میں گرا لینا ہے، لیکن 2 سیکنڈ کتنے طویل ہوتے ہیں نا اس انسان کے لیے جو گرما گرم کافی پینے کا عادی ہو۔ دل کے رشتہ دار کہہ سکتے ہیں آپ، باقی وہ کون ہے میں نہیں جانتا۔ شام ڈھل گئی تھی۔ بیجنگ کی سڑکیں اوس سے نم ہونا شروع ہوئیں۔ چکنی صاف سڑکیں، ہجوم سے بھری ہوئی سڑکیں۔ برہان کو میں نے کہا تھا تم ایک پہیلی ہو، لیکن اس قدر پیچیدہ ہو یہ معلوم نہ تھا۔ تمہیں پتہ ہے پرانے وقتوں میں جب مرد دل کی بات چھپایا کرتے تھے تو بہت زور سے بارش ہوا کرتی تھی۔ ایک بار میں نے بھی چھپائی تھی اپنی بیوی سے ایک بات۔ جانتے ہو پورے سڈنی میں سیلاب آ گیا تھا۔ وہ ان کی بات پر بے ساختہ ہنسا۔ اس کا بادل پورا مٹ چکا تھا، لیکن جوزف انکل کا نہیں مٹا تھا۔ ایبک کو یاد آیا وہ ویٹر کو اپنی اور اس کی چینی کی کوانٹٹی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اسی حساب سے اس بادل کو بنایا گیا تھا۔ اس نے نیم گرم کپ کافی کو لبوں سے لگایا اور سوچا یہ کافی میرے لیے نہیں ہے۔ آپ مجھے بہلا رہے ہیں، لیکن چلیں پوچھ لیتا ہوں وہ کیا بات تھی جس کے چھپانے پر سیلاب آ گیا تھا۔ جوزف رازدارانہ انداز میں آگے کو ہوئے۔ ایبک نے بھی خود کو تھوڑا سا میز پر جھکایا۔ میں نے شادی کے بعد ڈیٹ پر جانے والی بات اس سے چھپائی تھی یار، میں کیسے روکتا خود کو۔ میری جونیئر کمبخت تھی ہی اتنی حسین کہ میں انکار نہیں کر پایا۔ اور ان کی بات پر ایبک نے متحیر نگاہوں سے انہیں تکا۔ آپ نے خیانت کی؟ وہ حیران سا پوچھ رہا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ بالوں والی لڑکی بیٹھی تھی جو مسلسل ایبک کو نگاہوں میں رکھے ہوئی تھی۔ ارے نہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، بس ساتھ ڈنر کیا اور تھوڑا سا رقص۔ جانتے ہو اس کا رقص بھی کمال کا تھا۔ میں نے ویڈیو ابھی تک اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، کہو تو دکھاؤں؟ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر پیچھے کو ہوا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ انہیں انکار کر رہا تھا۔ نہ بابا، مجھے تو معاف کریں آپ۔ پرجوش سے جوزف اس کے انکار پر منہ بگاڑتے ہوئے پیچھے ہوئے۔ کافی کی چسکی بھرتے ہوئے وہ آسودگی سے اسے تک رہے تھے، جس کے چہرے پر سے حزن اتر چکا تھا۔ وہ اور برہان یوں ہی تو کرتے تھے، اس کا دھیان ماضی سے ہٹانے کی خاطر قصے گھڑ دیا کرتے تھے اور وہ کچھ وقت کے لیے پرسکون ہو جایا کرتا تھا۔ دیکھ لیتے کون سا میں تمہیں۔ ان کی بات درمیان میں رہ گئی تھی، وجہ سیاہ بالوں والی لڑکی کا اٹھ کر اس کی طرف آنا اور اس کے گال پر ہاتھ پھیر کر چلے جانا تھا۔ ایبک کا اس حرکت پر چہرہ سرخ ہوا۔ وہ مڑ کر اسے برے الفاظ میں پکارتا، مگر اس کی تربیت نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ خوشمگی انداز میں وہ ٹیبل سے ٹشو اٹھا کر گال رگڑ رہا تھا، اس کے لمس کو صاف کر رہا تھا۔ اب آپ کو کیا ہوا ہے؟ ہنسی کیوں آ رہی ہے آپ کو؟ اس نے خفا سے انداز میں ان سے دریافت کیا، جن کا چہرہ کہا روکنے کی وجہ سے مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ ایبک کی بات نے انہیں تھپکی دی اور وہ سر اونچا کر کے ہنس دیے۔ اس نے ان کے مسلسل ہنسنے پر والٹ سے پیسے نکال کر میز پر پٹکے۔ اسٹک کو سیدھا ہی کیا تھا جب انہوں نے اسے سر تا پا جلا دیا۔ اور بنو اینٹی گرل، یہ تو پھر ہونا ہی تھا۔ ایبک کھڑا ہوا اور مڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یقین کرنے میں حیرت ہو رہی ہے کہ آپ مجھے زندگی جینے اور دین کو فالو کرنے کے درس دیتے رہے ہیں۔ آپ کی باتیں اس وقت آپ سے میچ نہیں کر رہی۔
اسٹک پر زور ڈالتا ہوا وہ چلنا شروع ہوا۔ جوزف بھی اس کے پیچھے لپکے۔ ہاں تو میں کون سا تمہیں حرام رشتے میں پڑنے کا کہہ رہا ہوں، نکاح کا کہہ رہا ہوں، کر لو، مجھے لگتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ان کی بات پر وہ رکا۔ بیجنگ کی سرد ہوائیں بھی رک گئیں۔ وہ مڑا، بیجنگ کی ہواؤں نے بھی رخ موڑا۔ آپ کو لگتا ہے ایک عورت مجھے ٹھیک کر سکتی ہے؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن میں ٹھیک ہوں۔ عورت کا سوال تو سن لیں جو برباد کر دے۔ وہ کبھی کسی دل کو آباد نہیں کر سکتی، ایک زخمی دل کو تو کبھی بھی نہیں۔ ہواؤں کا طوفان ان دونوں کی سمت لپکا تھا۔ دونوں کی ہوڈیز ہوا کے سبب پھڑ پڑانے لگیں۔ اس ہوا میں اتنا سرد پن نہیں تھا جتنی ایبک کے لہجے میں تھی۔ اس کا لہجہ اتنا تلخ نہیں تھا جتنے اس کے چہرے کے تاثرات تھے۔ اس کے تاثرات اتنے جان لیوا نہیں تھے جتنی اس کی آنکھیں بھیگی آنکھیں تھیں۔ پانی کی پرت نے جو ہی اس کی آنکھوں میں جگہ بنائی، وہ تیزی سے مڑا اور اسٹک کی آواز پیدا کرتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ ایک تنگ گلی کے پاس اس نے خود کو روکا تھا۔ جیکٹ کے اندر چھپائی سگریٹ کو سلگا کر وہ گرے رنگ کی اینٹوں سے بنی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جوزف کو پیچھے چھوڑ آیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ کبھی خود کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اسٹک پر سختی سے جمع تھا جبکہ دوسرے میں وہ سگریٹ تھامے ہوئے تھا۔ گھٹن بھرا دھواں ہر طرف پھیل رہا تھا، اس کے اندر باہر جیسے آگ لگ گئی ہو۔ تم حسین ہو۔ ویسے تو لڑکوں کے لیے ہینڈسم لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ابھی یہی لفظ تمہارے لیے اچھا لگ رہا ہے۔ وہی سیاہ بالوں والی لڑکی جانے کہاں سے نمودار ہو کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ انتہائی سرد رات میں بھی اس کا لباس قدرے برہنہ تھا۔ وہ بھی سیاہ رنگ سے رنگے ناخنوں والے ہاتھوں میں سگریٹ تھامے کھڑی تھی۔ ایبک نے ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالی اور ویسے ہی کھڑا رہا جیسے وہ پہلے کھڑا تھا، لا تعلق اور کٹا کٹا سا۔ حسین کے ساتھ روڈ بھی ہو، جانتے ہو ابھی پب کے آنر کی ڈیٹ کو لات مار کر آئی ہوں۔ کوئی عام شے نہیں ہوں میں، ہر کسی پر فریفتہ نہیں ہوتی۔ وہ اس کے نزدیک آ گئی تھی۔ اس کا چست سیاہ لباس جو فقط پنڈلیوں تک تھا چمچماتا ہوا سا تھا، سلیو لیس تھا، لیکن ان بازوؤں پر اس نے سیاہ فر والا کوٹ ڈالا ہوا تھا۔ ایبک نے ایک کے بعد دوسری نظر اس پر نہیں ڈالی تھی، ضرورت ہی نہیں تھی تو وہ دیکھتا بھی کیوں؟ مگر تم میں اٹریکشن ہے جو کسی کو بھی۔ اس نے جھٹ لڑکی کی بات درمیان میں کاٹی۔ میں فکسڈ ہوں، نہ بھی ہوتا تو تمہاری فضول گوئی مجھ پر اثر نہ کرتی۔ بنا دیکھے سپاٹ انداز میں وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ سرد لہجہ، سرد انداز، سرد موسم، سرد رویہ، سرد دل، سرد تقدیر۔ کیونکہ میں ہوکرز میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ہتک و توہین سے اس لڑکی کا چہرہ یکلخت سرخ ہوا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے نیچے جھک کر برف اٹھائی اور اس کے سینے پر نشانہ لگا کر غراتے ہوئے بولی، میں ہوکر نہیں ہوں، یو بلڈی ڈسیبل۔ اس نے اس پر چوٹ کی تھی تو وہ بھی اس کی ٹانگ پر چوٹ کرتی تل ملاتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔ ایبک کو اس کی بات بری نہیں لگی تھی۔ اس طرح کی باتیں اگر اپنے کرے تو بری لگا کرتی ہیں۔ کوئی انجان کہہ دے تو بالکل فرق نہیں پڑتا۔ کیا میں ٹھیک ہوں؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، نہیں ہوں۔ ایبک کو اس لڑکی کی بات بری نہیں لگی تھی، بس وہ دو لفظوں کو دل پر مار کر چلی گئی تھی۔ دکھتی رگ چھیڑ گئی تھی۔ اس نے اسٹک چھوڑی، وہ اسٹک جو اس کا سہارا تھی، جو اس کی تیسری ٹانگ تھی، گیلی زمین پر گر چکی تھی۔ یو بلڈی ڈسیبل۔ صحیح کہتے ہیں، انسان کو اپنے لفظوں کے چناؤ میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ سامنے والا چاہے کتنا انجان یا انچاہا ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی اس کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دل آزاری کے بدلے دل آزاری ہوا کرتی ہے۔ لفظ پیچھا نہیں چھوڑتے، لہجے تعاقب میں رہتے ہیں، اور درد موقع دیکھتا ہے کہ کب وارد ہوا اور وہ دل کو پھاڑ دے۔ ایبک سلطان ڈسیبل نہیں ہے، اس نے خود سے کہا تھا۔ نظریں ہنوز اسٹک پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو ہلایا۔ ایبک سلطان کبھی بھی ڈسیبل نہیں تھا۔ اس نے پشت چھوڑی، جلتی ہوئی سگریٹ اس کی انگلیوں کو چھونے لگی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت اس کے دماغ پر غبار طاری تھا، غم کا غبار۔ یہ غبار جب طاری ہوتا ہے تو تمام حسیات اپنے ساتھ لے جاتا ہے، کوئی محسوسات باقی نہیں رہتی، سب کچھ بلینک ہو جاتا ہے، بالکل بلینک۔ اور نہ ہی ڈسیبل رہے گا۔ اس نے قدم اٹھایا، تکلیف کی لہر پورے بدن میں اٹھی، لیکن اس نے اگنور کیا۔ توازن بگڑ رہا تھا لیکن وہ اسے قابو کرنے کی جہد میں تھا۔ انسان کسی کا محتاج نہیں ہوا کرتا سوائے اللہ کے۔
तुम अपने दिल से ये खौफ निकाल दो कि अगर तुम स्टिक छोड़ कर चलोगे तो गिर जाओगे। तुमसे बेहतर कौन जानता है कि गिर कर उठने में कैसा लुत्फ और कामयाबी है। तुम गिर जाओगे तो अल्लाह तुम्हें उठा लेगा जैसे उसने पहले उठाया था। दिल से खौफ निकाल दो ऐबक, ये खौफ जिंदगी को मार देता है। उसने आंखें बंद की और कदमों को उठने से रोका नहीं। मैं चल सकता हूँ, मैं चलूंगा। ऐबक सुल्तान को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ऐबिक को स्टिक की जरूरत नहीं है। वो खुद से कहता हुआ लड़खड़ाते हुए कदम उठा रहा था, गिर कर उठ रहा था मगर रुका नहीं था। तंगो तारी गली के पास गीली सड़क पर उसकी स्टिक बहुत पीछे छूट गई थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कभी उसने खुद को पीछे छोड़ा था। मुझे पाकिस्तान जाना है। बुरहान प्लाजा की तामीर के बाद कुछ पुरसकून सा था। ये उसका अब तक का चौथा कॉन्ट्रैक्ट था जो वो मुकम्मल कर चुका था। उसका बैंक बैलेंस जो एबिक के इलाज में खाली हो चुका था फिर से भरने लगा। अल्लाह ताला नेक नीति से किए गए काम को कभी रायगां नहीं जाने देता और उस जेब को कभी खाली नहीं करता जो खैर के लिए खर्च होती है। तभी बुरहान उम्मीद से बढ़कर मिलती सैलरी पर अल्लाह ताला का बेहद मशकूर था। हाल ही में उसे सिडनी से भी ऑफर हुई थी और वो इस बारे में सोच रहा था जब एबक ने आकर उसके सर पर बम फोड़ा। वो क्यों? उसका सवाल बेसाख्ता था। वो सवाल करने का इख्तियार रखता था, इसलिए एबक उसके आगे चुप हो जाता था। लेकिन अब चुप होने का वक्त नहीं था। अब वो करने का वक्त था जिसके लिए उसे अल्लाह ने जिंदगी दी थी, जिस वजह से ये कहानी बनी थी। मुझे बदला लेना है हर उस शख्स से जिसने मुझे जिक पहुंचाई, जिसने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया। मुझे रोकना नहीं बुरहान। कई सालों से मैं हर बात पर रुकता आ रहा हूँ, अब नहीं रुकूंगा। बुरहान खड़े होकर उसके मुकाबिल आया जिसकी पलकें झुक चुकी थीं। मैंने तुम्हें इसलिए तो नहीं बचाया था कि तुम फिर से मौत के मुंह में चले जाओ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मरते हुए देख सकूंगा? बदले जिंदगी ले लेते हैं ऐबक, और तुम्हारी जिंदगी तो मेरी अमानत है। मेरी कोशिश है तुम इसमें खयानत नहीं करोगे। क्या मैं ठीक हूँ? वो उसके दोनों शानों पर हाथ रखकर आस से कह रहा था। उसका इस दुनिया में कोई मुखलिस रिश्ता नहीं बचा था। एक सौतेली बहन थी, वो भी मूड हो तो सालों में एक बार उससे मिल लिया करती थी या फिर ईद पर कॉल कर लेती थी बस। इसके अलावा तो वो पूछती भी नहीं थी कि इसका भाई जी रहा है या नहीं। मॉम डैड की डेथ के बाद बुरहान बाकायदगी से उसे कॉल करता था। हर माह मिलने भी जाया करता था। लेकिन उसकी बेजारी, काम, शोहर और बच्चों में मसरूफियत को देखकर वो कदम पीछे हटा गया कि वो भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। अब ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मुझे इलाफ के पास जाना, मुझे उसे सब सच बताना है। दुनिया में वाहिद बुरहान था जिसे उसके माजी का इल्म था। वो उसका पर्दादार था, उसका हमराज। लेकिन वो उसका दुश्मन नहीं था जो मौत के मुंह में जाने की इजाजत दे देता। और तुम्हें लगता है वो यकीन कर लेगी? उसके शहर से निकल आओ ऐबक, मूव ऑन कर लो। वो तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी होती तो किसी और के साथ मंगनी ना करती। तुम क्यों खुद को उसके लिए जाया कर रहे हो? बुरहान थक कर वापस बैठ गया था। ऐबक का जिस्म फिर से लरजने लगा। वो फ्रेंच विंडो से बीजिंग के साफ आसमान को देख रहा था जिस पर बनफशी बादलों के टुकड़े जा बजा बिखरे हुए थे। मुझे उसके हसूल की तमन्ना नहीं है। मुझे तो बस अधूरी चीजें मुकम्मल करनी है। बुरहान कुछ नहीं बोला था। वो सर को दोनों हाथों में गिराए बैठा रहा। दोपहर का वक्त था, आसमान साफ था, फिर भी हल्की हल्की ओस गिर रही थी। तभी तो उनके अपार्टमेंट की फ्रेंच विंडो नामालूद हो चुकी थी। तुम मेरे साथ चलोगे? उसके सवाल पर जिस तरह बुरहान ने उसे देखा था वो खज्जल सा होकर निगाहें झुका गया। बुरहान एक झटके से खड़ा होकर फिर से उसके मुकाबिल आया और उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए बोला, यू नो वट, तुम कितने मीन इंसान हो। सेल्फ सेंटर्ड और खुद से मोहब्बत करने वाले। तुम्हारे नजदीक मेरी और जोसेफ अंकल की फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी परवाह है। तुम ठीक भी खुद के लिए ही हुए थे। हमारे लिए तो शायद तुम कभी आंख भी न झपकाते। एबक चुपचाप उसे भड़कते हुए सुन रहा था। वो जब चुप हुआ तो उसने खुद को आगे बढ़ाया और उसे गले से लगा लिया। उसके लबों पर मुस्कान थी जिसे वो बुरहान की लाइट पर्पल रंग की शर्ट में छुपा रहा था। मैं जानता था तुम मुझे इनकार नहीं करोगे, वो उससे अलग होते हुए कह रहा था। बुरहान ने खफगी से नफी में सर हिलाया। तुम वाकई खुदगर्ज हो। एबिक ने जैकेट की जेब खोलकर उसे सोफे पर उछाला और मिरर विंडो के सामने पास जाकर खड़ा हो गया। जाने से पहले मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहते थे। पब, गेम, डेट, सब। तुम भी खुश, मैं भी खुश, और जोसेफ अंकल भी खुश, क्योंकि
डेट की फरमाइश पिछले 3 सालों से उनकी ही है। वो शीशे पर उंगली फेर रहा था। हवा की सांसों से गीला होता शीशा उसकी उंगली के नीचे से लकीरें निकाल रहा था। डेट? यानी तुमने लड़की देख रखी है? वो पिछली बात भूलता मुतजस्सिस सौ से दरियाफ्त कर रहा था, जो मुस्कुराते हुए मुड़ा। तुम्हारे होते हुए लड़की की क्या जरूरत है? उसे छेड़ने की गर्ज से कहा और वो छिड़ भी गया। बकवास बंद कर अपनी। मुझे कोई शौक नहीं है कौमी लूट में से होने की। अपने लिए लड़की देख, नहीं तो डेट को कैंसिल कर और बाकी सब कर जो कहा है। तिड़क कर कहते हुए वो वहां से गया। एबक ने शीशे पर निगाह डाली। ELAF डॉट्स के साथ वहां मौजूद था। उसने हाथ फेर कर उन अल्फाबेट्स को मिटाया और जैकेट उठाकर वहां से चल दिया। वो कार की चाबियां उठाकर वहां पहुंचा था जहां किसी ने उसे डिसेबल कहा था। ये काम वो 15 दिनों से कर रहा था। 15 दिनों से ही उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा था। लेकिन आज किस्मत उस पर मेहरबान हुई थी। वो लड़की चंद लड़कियों के साथ बैठी ठट्ठे उड़ा रही थी। खुला गुलाबी ट्राउजर पैर से भी ऊपर बंधा था, छोटा सफेद टॉप और सर पर मौजूद कैप। उसने जोसेफ अंकल को कॉल मिलाई। आज की शाम कोई डेट करने वाला है, चाहे तो नज़ारों के लिए आ सकते हैं। एबक की बात सुनकर वो कुर्सी छोड़कर खड़े हुए थे। क्या तुम श्योर हो? यानी तुम कह रहे हो तुम एक लड़की के साथ डेट पर जा रहे हो, क्या ऐसा ही है? वो उनकी हैरानी पर हंसा। तस्वीर भेज रहा हूँ, यकीन कर लें। उस लड़की की तस्वीर उतारकर उन्हें व्हाट्सएप करने के बाद उसने जैकेट के कॉलर को दुरुस्त किया था। वो लड़की सुहानी शाम में अपनी दोस्त की किसी बात पर हंस रही थी। उसकी हंसी को ब्रेक उस लड़के को देखकर लगी जो दोनों हाथ मेज पर रखकर झुका था। होकर लड़की के दिमाग में झमाका हुआ। उसके चेहरे के तासुरात तन गए। लड़कियां अपनी बेइज्जती और तारीफ कभी नहीं भूला करती, चाहे सालों ही क्यों ना गुजर जाए। वो उन लोगों को भी कभी नहीं भूलती जो उनकी तारीफ या बेइज्जती करते हैं, चाहे फिर सदियां ही क्यों न बीत जाए। उसने अपनी दोस्तों पर नजर डाली, जो मुतासिर कुन अंदाज में उस लड़के को मुड़कर देख रही थीं। बीजिंग की सड़कें आज भी नम आलूद थीं। चाइना में इस तरह की नमी पाना मामूली बात हुआ करती थी। क्लाउड कॉफी कैफे के बाहर बैठी लड़की से वो लड़का बहुत ठहरे हुए अंदाज में बात कर रहा था। वो उससे जो कुछ कह रहा था वो ये था, क्या 2 मिनट के लिए हम बात कर सकते हैं? कहने के बाद उसने उसकी 3 सहेलियों को देखा और फिर कहा, अकेले में। स्याह बालों वाली वो लड़की दुरुस्ती से उसे मना कर देना चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्तों ने काम खराब कर दिया। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। यूं भी हम लोग बस जाने ही वाले थे। वो तीनों उसके रोकने के बावजूद कान बंद करके वहां से चली गई। माएँ ठीक कहती हैं, ये दोस्तें ही होती हैं जो काम खराब करती हैं। लड़की का मुंह बेहद बुरा बना। एबिक सब्ज रंग की लोहे की जालीदार कुर्सी को खींच कर उस पर बैठा। उसकी नजरें खफा तासुरात वाली लड़की पर थीं। मैं एबिक हूँ, एबिक सुल्तान। बीजिंग इलाज के सिलसिले में आया था। उसने अपना मुतासरा पाँव आगे करके बताया, जो अब बिल्कुल ठीक था। यकीन करो, मैं डिसेबल कभी भी नहीं था। उसके लबों पर मबहम सी मुस्कुराहट थी। एबिक की ऑर्डर की गई कॉफी दोनों के आगे रखी जाने लगी। मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? शाने उचकाते हुए वो बेनियाज सी उससे पूछ रही थी। एबिक ने अपने कॉफी का घूंट भरा और उसे वापस फ्रिज में रखते हुए बोला, क्योंकि अचानक बादल गरजा था। दोनों ने साथ में ही आसमान की जानिब देखा। फिर वो एबिक था जो अपनी बात को आगे बढ़ा रहा था। एक तुम ही थी जिसने मुझे डिसेबल कहा था। बाकी यहाँ 8 सालों में कोई एक भी मुझे ये नहीं कह सका था, क्योंकि इसलिए, शायद इसलिए क्योंकि अपने दिल की बात उन्होंने दिल में ही रखी थी। स्याह बालों वाली लड़की ने कॉफी को छुआ तक नहीं था। वो अपनी तौहीन नहीं भूली थी। अना का वार तो होना ही था। मुझे तुम्हारी किसी बात में दिलचस्पी नहीं है। बात खत्म कर चुके हो तो जा सकते हो। एबेक ने भवें चढ़ाई। अब बालों के गरजने के साथ बिजली भी चमक रही थी। यकलख थी आसमान अबर आलूद हुआ। ये मौसम ही बारिशों का था, तो बारिश होना तो मुतवक्के थी। बात खत्म नहीं हुई है अभी। मुझे पूछना है कि किस बेस पर तुमने मेरे गाल को छुआ था? क्या तुम मुसलमान हो? इस सवाल पर स्याह बालों वाली लड़की ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही सब बता रही थी। एबिक ने सर को उस बात में जुम्बिश दी। वेरी गुड। अगर तुम मुसलमान हो तो क्या तुम नामहरम को छूने वाली हदीस भूल चुकी हो? यहाँ उसने सर पर अपने बालों में उंगली बजाई।
यहाँ कील ठोंकने जाना ज़्यादा बेहतर करार दिया है बनिस्बत किसी नामहरम को टच करने के। क्यों किया था तुमने ऐसा? लड़की की गर्दन की हड्डी ऊपर नीचे हुई। उसने नीम गर्म कॉफ़ी पर निगाह डाली, जिस पर क्रीम फोम से पर बनाया गया था। फिर वो अकड़ते हुए उससे कह रही थी, मैं तुम्हें बताना बेहतर नहीं समझती। वो उठकर जाने लगी थी जब एबिक ने उसे उसकी जैकेट के बाजू से पकड़कर उसे वापस सीट पर धकेला। आधा खड़ा वो मेज पर से उस पर झुका कह रहा था, बताना पड़ेगा मिस। उस सिगरेट के बारे में जो तुम्हारे हाथों में थी, उन कपड़ों के बारे में जो तुम्हारे बदन पर थे, उन बेबाक बातों के बारे में जो तुमने लबों पर सजाई थीं, और उस हरकत के बारे में जो तुम मेरे साथ करके गई थी। बताना तो पड़ेगा। वो लड़की कुर्सी की पुश्त से लगी माथे पर डर के असर से इकट्ठे हुए बलों से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानगी के साथ खौफ भी था। वो खुद पर झुके उस लड़के को देख रही थी जिसके सर पर हुड मौजूद नहीं था, बल्कि वो पीछे गर्दन पर पड़ा था। हाँ, उसकी डोरियां झूल रही थीं। यूं तो मैं तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जान लो कि मैं एक थिएटर एक्टर हूँ। यहाँ थोड़ा सा आगे जाकर जो थिएटर है उसमें मुझे एक रोल मिला था। उसने बताना शुरू किया। एबिक कुर्सी पर वापस बैठा, टांग पर टांग चढ़ाई और उसे सुनने लगा जो मजीद कह रही थी। पैसे पूरे नहीं मिले थे और मुझे अगले दिन हर सूरत अपनी फीस जमा करवानी थी, इसलिए मेरे दोस्तों ने मुझसे शर्त लगाई कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ डेट पर जाने के लिए कन्विंस कर लेती हूँ, तो वो मुझे इतने पैसे दे देंगी जिससे मेरी फीस जमा हो सकेगी। और फिर जो पैसे मैं तुमसे लूँगी उनमें से उन सब का 70% का शेयर होगा। बस इसी वजह से मैंने वो सब किया था। मैं बांग्लादेश से हूँ और बुरी लड़की नहीं हूँ। वो उसे खामोशी से सुनता रहा, फिर कॉफ़ी उठाकर अपने चेहरे के सामने की और कहा, जिस तरह उस रात तुमने मेरे ऊपर बर्फ उछाली थी, बिल्कुल इसी तरह मैं तुम पर यह गर्म कॉफ़ी उछाल सकता हूँ। कवर स्टोरी तुम्हारी बिल्कुल बेकार है, अब जल्दी से सच बोलो। उस लड़की का हलक तक कड़वा हुआ, मदद तलब नजरों से अपनी दोस्तों को तलाश रही थी जो वहां से जा चुकी थीं। क्रश हो गया था तुम पर यार, इसलिए ऐसा किया था। रही कपड़ों और सिगरेट की बात, तो कभी कभी ऐसा गेटअप कर लेती हूँ। वो घिघिया कर एतराफ़ कर रही थी। भरे-भरे गाल, सुनहरी रंगत, भरे-भरे होंठ, खासकर ऊपर वाला होंठ थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ सा था, जैसे उसने इंजेक्शन लगवाया हो। दरमियानी आँखें और कदरे चौड़ा वजूद। ऐबक ने एक तफसीली निगाह उस पर डाली और एक अब्रू उठाकर फिर से आगे को हुआ। नाम क्या है तुम्हारा? वो अपने पेंटेड नेल्स को देख रही थी, फिर आहिस्ता से बोली, नाज़। उसने फिर से सर को हिलाया और कॉफ़ी की जानिब इशारा किया। वो झट से कॉफ़ी उठाकर उसे लबों से लगा चुकी थी। जिस तरह के तुम लिबास पहनती हो और जिस तरह की बोल्ड हरकतें करती फिरती हो, ये एक मुस्लिम लड़की पर सूट नहीं करता। मैंने तुम्हें 3 दिन ऑब्जर्व किया है और 3 दिन बाद मैं खासा तुमसे मायूस हुआ हूँ। मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की के साथ मैं डेट करने जाऊँगा वो इस तरह के हुलिये की मालिक होगी। एबिक की बात पर उसे अच्छू लगा। अच्छू लगने के साथ ही बादल भी गरज जाता। वो हैरान सी उस लड़के को देख रही थी जिससे वो जिंदगी में फ़कत दूसरी बार मिल रही थी, और वो उस पर ऐसे हक जमा रहा था जैसे वो दोनों बरसों के शनासा हों एक दूसरे के लिए। तुमसे किसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ वटेवर करने जाऊंगी? उसने मुतहैयर से आवाज अंदाज में पूछा। एबेक का कप खाली हुआ। उसने नैपकिन से मुंह को पोंछा और दोनों हाथों में कप को थामे बैठी लड़की को देख कर गोया हुआ। उस दिन तुमने मुझे ऑफ़र की थी, मैंने कबूल कर ली। अब से 4 घंटों बाद मैं तुमसे होटल रोज़ वुड में मिलूँगा। पूरे कपड़े पहन कर आना, वक़्त पर आना। और वो कुछ कहते-कहते एकदम रुका, फिर नफ़ी में सर हिलाता हुआ खड़ा हुआ। पैसे वो मेज़ पर रख चुका था। नाज़ उस लड़के को दूर जाते हुए देख रही थी, जिसे वो डिसेबल कह चुकी थी। कॉफ़ी कप मेज़ पर रख कर पर्स उठाती वो वहाँ से भागी थी। उसने कहा है लड़की ही है। अगर लड़की ना हुई तो? आप जानते हैं ना उसे कितनी चिढ़ है लड़कियों से। चिढ़ नहीं, गुरेज है। जवान खून है, जोश तो मारेगा ही। लेकिन उसने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अपने पास आई शो करने के लिए? अरे नहीं, जरूर कुछ ना कुछ तो है। सब्र करो, अभी पता चल जाएगा। अभी कोई काम फजूल में नहीं करता। उनसे फासले पर एक मेज थी जिस पर सुर्ख पोशाक बिछी हुई थी। एक स्टैंड पर ऊपर नीचे 3 मोमबत्तियां जल रही थीं। गुलदान में सुर्ख रंग के गुलाब मौजूद थे और दूसरे में जामुनी रंग के मॉर्निंग ग्लोरी। वो उन्हें ही छेड़ता हुआ रिस्ट वॉच पर नजर डाल रहा था। उसने स्याह रंग की जीन्स और गोल गले वाली टी शर्ट पहनी हुई थी।
اس کی سرخ رنگ کی جیکٹ کرسی کی پشت پر موجود تھی۔ جیکٹ کے رنگ کے ہی جوگرز اس کے پاؤں میں موجود تھے۔ چھوٹے چھوٹے اسپرنگ والے بال بھورے بھورے مائل سیاہ رنگ کے تھے اور بھوری مائل سیاہی رواں داڑھی اس کے چہرے پر سجی تھی۔ مڑی ہوئی پلکوں کے ساتھ وہ انٹرنس پر نگاہ گاڑے ہوئے تھا۔ 4 گھنٹے ہوئے بھی 5 منٹ گزر چکے تھے پر وہ نہیں آئی تھی۔ اس نے سیل فون اٹھایا اور کال ملائی۔ ہیلو۔ نسوانی آواز پر ایبک نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 2:05 ہو چکے ہیں، تم کہاں ہو؟ پیچھے سے بہت شور آ رہا تھا، اس لیے وہ قدرے اونچی آواز میں اس سے مخاطب تھا۔ پہنچ گئی ہوں، اندر آ رہی ہوں۔ میرا نمبر کہاں سے ملا تمہیں؟ ایبک نے کال کاٹی اور انٹرنس پر نگاہ کاٹ دی۔ ہوٹل روز ووڈ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا جس کی انٹرنس لکڑی کے چوکور چوکھٹوں والی چھت اور سبزے سے سجی تھی۔ اس ہوٹل کی بلڈنگ گرے شیشوں سے ڈھکی تھی جبکہ دوسرے حصے کی دیواروں میں لکڑی کے بھورے چوکھٹوں کے درمیان شیشے نصب کیے گئے تھے جو کافی دور تک نظر میں پڑتے تھے۔ بھورے رنگ اور سنہری روشنیوں سے سجا یہ ہوٹل سوفیسٹیکیٹڈ سی لک دیتا تھا۔ پرسکون ماحول تھا، ویسے ہی پرسکون لوگ وہاں موجود تھے۔ ڈائننگ ہال اس وقت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بھوری کلب چیئرز اور ماربل کی گول میز کے ارد گرد بیٹھے لوگ اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے۔ برنچ کا دور عروج پر تھا۔ دھیمے سروں کا میوزک، چھت کے چوکور خانوں میں رکھے لائٹڈ سلنڈر اور دیواروں پر آویزاں پینٹنگز اس انسان کو تک رہی تھیں جو بار بار کلائی میں بندھی گھڑی پر نظر ڈال رہا تھا، شاید وہ کسی کا منتظر تھا۔ دفعتاً اس کی نگاہ انٹرنس پر پڑی جہاں سے وہ اسے وہاں سے اندر آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سیاہ رنگ کا گاؤن زیب تن کیا ہوا تھا جس کا گلا بھی بند تھا اور بازو بھی پورے تھے، لیکن وہ چست تھا، اتنا زیادہ چست کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ خاصا واضح ہو رہا تھا۔ سیاہ بلو ڈرائر ہوئے بالوں کو اس نے آگے ڈالا ہوا تھا۔ زنجیر والے سفید رنگ کے آویزے بالوں سے باہر جھانک رہے تھے۔ ہلکے میک اپ اور اونچی ہیل کے ساتھ وہ پر اعتماد سی اس تک چلتی آ رہی تھی۔ یہ ہو سکتی ہے وہ؟ جوزف نے ایک پھیکی شلجم لڑکی کو دیکھ کر کہا جس نے آسمانی رنگ کا گھٹنوں سے کافی اونچا ٹاپ پہنا ہوا تھا اور بالوں کا اونچا بن بنایا ہوا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ایبک کا پتہ ہے، وہ تھوڑا کنزرویٹو سا ہے۔ برہان ایک لڑکی کو دیکھ کر سٹ پٹایا تھا۔ وہ درمیانے قد کی تھی، تھوڑی سانولی مگر پرکشش۔ سیاہ لباس میں اس کی رنگت کھل سی رہی تھی۔ بال کھلے تھے اور اسموکی آئز کے سبب اس کی آنکھیں قدرے چندی ہوئی سی تھیں۔ وہ کانفیڈنس سے چلتی ہوئی ایبک کی میز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے قریب آتا دیکھ کر ایبک اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ یہ وہ لڑکی ہے؟ جوزف کی آواز میں تحیر پنہاں تھا۔ برہان پرسوچ انداز میں گردن ہلا گیا۔ اس کی نظریں ایبک پر تھیں جو لڑکی کے لیے کرسی کھینچ رہا تھا۔ دیکھو، میں تمہارے کہنے پر آ تو گئی ہوں لیکن یقین کرو مجھے تم اب اچھے نہیں لگتے۔ وہ اپنا سفید مینوچیئر کلچ میز پر رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی جو بالکل گیند کی طرز کا گول تھا اور اس پر بے تحاشا پرلز جڑے ہوئے تھے، اتنے کہ فقط موتی ہی نظر آ رہے تھے یا پھر اسٹیل کی گولڈن اکڑی ہوئی چین جو اتنی لمبی تھی کہ بس وہ اسے کلائی میں اڑا سکتی تھی۔ اس نے جب پرس میز پر رکھا تھا تو وہ چین ایک سائڈ پر ڈھلک گئی تھی۔ ایبک نے ایسی نگاہوں سے اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو مجھے تو تم بہت پسند ہونا جیسے۔ اگر ایسی بات ہے تو اتنا سچ کر کیوں آئی ہو؟ انگلیوں کے اشارے سے وہ ویٹر کو بلا رہا تھا۔ مینیو لکھوانے کے بعد وہ پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوا اور چندی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں سچ کر کہاں آئی ہوں، بس ہلکا سا ٹچ اپ کیا تھا میں نے، ایسے مت کہو۔ برہان نے اسے میسج کیا تھا جسے دیکھنے کی وہ زحمت نہیں کر رہا تھا۔ شائنر سے چمکتے اس کے گالوں پر نظر ڈالتے ہوئے وہ اسے کہہ رہا تھا، میں تمہیں اچھا لگتا ہوں تبھی تو تم نے اس دن جسارت کی تھی اور میرے بلانے پر بھی آ گئی۔ تم اچھی ہیکر نہیں ہو، میرے سسٹم کو اپنا بنانے کے چکر میں تم نے خود کے ایکسس کو تو کھویا ہے، ساتھ میں میری فائلز بھی کرپٹ کر دیں۔ ایبک کی بات پر اسے بری طرح اچھو لگا تھا۔ وہ کھانس رہی تھی اور اس کھانسنے کے سبب ہی اس کی آنکھ میں پانی بھر آیا تھا۔ وہ متحیر سی اسے دیکھتی رہی۔ تم درست ہو، میں ہی زمین ذات ہوں۔ کیا اتفاق ہے نا، جس کو مجھ پر کرش ہوا اس نے میری عزت نفس پر وار کر کے مجھے چلنے کے قابل بنا دیا اور پھر اسی نے میرے کام میں مداخلت کر کے مجھے بھڑکا بھی دیا۔ وہ میز پر تھوڑا آگے ہوا تھا، اتنا کہ اس کا پیٹ میز کے کنارے پر لگنے لگا۔
तुम जानती हो मैं यहाँ तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दो और साथी भी मौजूद हैं जो यकीनन मेरे एक इशारे पर तुम्हें यहाँ से गायब करने में मेरी मदद करेंगे। बैठी रहे मिस नाज, भागने वाले जल्द पकड़े जाते हैं। उसके उठने पर ऐबक ने एकदम उसका हाथ पकड़ा था। नामहरम को छूने की सजा की हदीस सुनाने वाला अब उसका हाथ अपने हाथ में कैद किए हुए था, लेकिन कहाँ से भला? बाजुओं के ऊपर से। जी, कलाई को पकड़ा हुआ था उसने। कपड़े की ढेर सारी चुन्नट जिसके ऊपर ऐबिक का हाथ था को देखकर वो घबराई। डरो नहीं, यकीन करो, मैं आदमखोर नहीं हूँ। वो अपने हाथ को छुड़वाना चाहती थी, मगर छुड़वा नहीं पाई। क्या हो रहा है वहां? जोसेफ ने परेशानी से बुरहान की तरफ देख कर पूछा। उसके दांत पर दांत जम चुके थे। प्लान बन रहा है। जोसेफ हैरान हुआ, मुतर्जिम निगाहों से उसकी तरफ देखकर पूछने लगा। उनके सेल फोन पर उनके असिस्टेंट की कॉल आ रही थी। वो जानते थे किसी मरीज की बाबत ही उसने बात करनी होगी, इसलिए इग्नोर किए रखा कि एबे के साथ होना उनके लिए हर चीज से कीमती था, उनके वक्त और मरीज से भी। किस तरह का प्लान? बुरहान की अगली बात पर उनका दिल उछलकर हलक में आया था। बदले का। ऐबिक पाकिस्तान वापस जाना चाहता है। वो तहम्मुल से कॉफी का घूंट भर रहा था। ये तहम्मुल भी बराए नाम ही था। माथे पर शिकने और बरहमी वाज़ेह थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वो नहीं जानता तुमने उस पर कितनी मेहनत की है? मैंने उसे बच्चों की तरह संभाल कर ठीक किया है। उसकी राल टपकती थी। वो हाथ नहीं हिला सकता था। मेरी औलाद नहीं है, लेकिन मैं और मेरी बीवी उसे बेटों की तरह अजीज रखते हैं, और तुम कह रहे हो वो पाकिस्तान जाना चाहता है? जोसेफ की जज्बातियत पर उसके पास कहने को कुछ नहीं था। दाएं हाथ पर मौजूद बैंड पर वो निगाह डाल गया, जो मुधर सा गीत फिजा में बखेरे हुए था। ये कौन सा गीत था, कौन सा साज था, वो नहीं जानता था। बस उसे तो अपना दिल अब भारी सा महसूस होने लगा था। उसने म्यूजिक के बोझ से दबते दिल का ध्यान एबे की तरफ मरकूज किया, जो हवास बाख्ता सी लड़की का हाथ थामे बैठा था। बुरहान को वो वक्त याद आ गया जब एक फीमेल नर्स ने उसका हाथ थामा था और वो बेतरह से इश्तियाल में आ गया था। उसे संभालना मुश्किल हुआ, जुनून आसमान तक पहुंच गया। एबिक को औरत फोबिया है, और एबिक औरत से खार खाता है। एबिक औरत ज़ात पर भरोसा नहीं है। एबिक एक नॉर्मल इंसान नहीं है। इन सारी बातों पर उसे यकीन करना पड़ा था, और वो उसके लिए इस परेशान था कि आगे जाकर वो क्या करेगा, कैसे उसकी ज़िंदगी कटेगी, पता नहीं वो हील हो भी पाएगा या नहीं। तुम मुझे हरास नहीं कर सकते। वो उसका हाथ छोड़कर खुद को कुर्सी पर गिरा गया। ठोड़ी को कदरे ऊपर करके वो झुकी आंखों से उसे देखकर बोला, एक्चुअली तुम दुरुस्त हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऐसा कर चुका हूँ। वो उसका क्लच खोलकर उसमें से मोबाइल निकाल चुका था। उसे ऑन करके उसमें अपना नंबर सेव करता कह रहा था, तुम मुझसे राब्ते में रहो, 20 दिन मेरे साथ ताउन करो, इसके बाद तुम आज़ाद हो। नाज ने अपना सेल फोन उसके हाथ से झपटा था। क्लच में वापस रखकर उसे शाकी निगाहों से देख रही थी। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? छत पर लगे मोटे मोटे बल्ब जर्द रोशनी आस पास बखेर रहे थे। मुधर गीत और चमचों कांटों की आवाज में वो जगह मुकम्मल तौर पर घिरी हुई थी। चमकते टाइल्स वाले फर्श पर उसकी पेंसिल हिल मजबूती से जमी थी। उसकी बात पर एपिक ने कोहनियां मेज पर टिकाकर कुर्सी को आगे घसीटा। चेहरा झुकाकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तो पूरा बीजिंग जान जाएगा बनी एक लड़की है। उसने जानबूझकर मध्यम और भारी आवाज में कहा था। कहने के बाद वो कुर्सी की पुश्त से अपनी रेड जैकेट उठाकर पहन रहा था। कौन हो तुम? एपिक ने जैकेट को कॉलर से झटक कर सर को दाएं जाने पर हल्का सा मारा। लबों पर मुस्कान थी, आंखों में इंतकाम। नाज की एक लम्हे को आंखें फैलीं। उसकी आंखों में जैकेट का सुर्ख रंग रफ्ता रफ्ता घुल रहा था। वो जानती थी ये सुर्ख रंग उसके अंदर खौफ फैला रहा है, रफ्ता रफ्ता, लगातार। आसमान से बूंदें सुस्त रवि से जमीन पर आ रही थीं। हर बूंद तकान ज़दा थी। हर कतरे में सोज घुला था। हर शय गमगीन थी। हर शय यास में डूबी। बादलों से ज़रा नीचे आओ, तेज़ी से बारिश के कतरे के साथ, जैसे स्पीड स्पीड में शॉट लिया जाता है और एकदम किसी चीज़ पर रोक लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह बूंदों के साथ तेज़ी से नीचे आओ और दरख्तों से थोड़े ऊपर जाओ, रुक जाओ। पत्तों में मौजूद खला से झांकने पर आपको एक बेंच नजर आएगा। सफ़ेद संगी बेंच जो एक वजूद का भार संभाले बैठा था।
اس پر بیٹھے انسان نے ایش گرے رنگ کی جینس اور جرسی والی ہڈ پہنی تھی۔ اس کے بازو کوہنیوں تک فولڈ تھے اور ہاتھ میں درخت کی سوکھی لمبی ٹہنی تھی جس سے وہ کچی زمین پر لائنیں کھینچ رہا تھا۔ ELAF۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ پورا یقین ہے وہ زندہ ہوگی۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ وہ اسی سوچ کے ساتھ اس کے نام کے حرفوں کو موٹا کیے جا رہا تھا۔ ELAF۔ وہ ابھی ایف کو مکمل کرنے ہی والا تھا جب ایک گیند اس کی گود میں آ کر گری۔ اس نے نظر اٹھائی اور دھک سے رہ گیا۔ وہ جاویداں اس کے سامنے کھڑی تھی، کھلا آسمانی رنگ کا چھوٹے چھوٹے پرنٹ والا ٹراؤزر اور ویسی ہی لمبی قمیض زیب تن کی، شانوں پر پھیلا پیلا دوپٹہ اور کھلے بال۔ وہ مسکرا دیا، آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں درد۔ تم ہمیشہ ہی ایسے دب کے بیٹھے رہتے ہو۔ اتنا اچھا موسم ہے، انجوائے کرو نا بارش کو۔ اس کے کھلے بالوں پر بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہیروں کی مانند گر رہے تھے۔ کھڑی ناک کے نیچے لب مسکراہٹ میں بھنچے تھے۔ تم تم جانتی ہو نا مجھے بارش نہیں پسند، ہولے سے بولا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل ہی اس کی سماعت تک پہنچ پاتی، لیکن جو کچھ سننے والا ہوتا ہے وہ سن لیتا ہے۔ تبھی وہ اپنا ہاتھ ماتھے پر مار رہی تھی۔ زرد رنگ کی کانچ کی چوڑیاں ایسے کرنے پر اوپر نیچے ایک دوسرے پر گری تھیں، فضا میں جیسے جل ترنگ سا کوچ اٹھا ہو۔ بہت خشک مزاج ہو، توبہ ہے۔ وہ ایک دم آگے بڑھی اور اس کی کلائی تھام کر مڑ گئی۔ ایبی کو نہیں معلوم تھا وہ کیسے اس کے ساتھ کھنچا چلا جا رہا تھا۔ گیند گود سے گر کر گدلی مٹی میں آگے لڑک گئی۔ کچی مٹی ایبک کے سنیکرز پر بھی لگی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا جن سے اوپر زرد رنگ کی کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ وہ چوڑیاں سلیوز کی وجہ سے آدھی ڈھک گئی تھیں۔ آسمانی رنگ کی آستینیں جن پر چھوٹے چھوٹے زرد رنگ کے پھول کھلے تھے۔ کھڑے رہو یہاں پر، اب ہلنا نہیں ہے جب تک پورے نہ بھیگ جاؤ۔ وہ انگلی اٹھاتی اسے وارن کر رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں گہرا کاجل تھا، گہری ناک میں باریک سا لونگ اور مسکراتے لب۔ تم کہاں ہو؟ اسے اپنے الفاظ سنائی دیے۔ وہ شرارت سے اس کے نزدیک آئی۔ شہادت کی انگلی وہ اس کے سینے پر بجا رہی تھی۔ تمہارے دل میں کیا نہیں ہوں؟ پھولے شرارتی چہرے کے ساتھ وہ اس سے دریافت کر رہی تھی۔ بارش کی رفتار تیز ہوئی، کچی مٹی کی سوندھی خوشبو، درختوں کے پتوں کا شور، پھولوں پر گرتی بوندوں کے گیت اور چلتی مدھم ہوا میں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا موسم سے بھی زیادہ بھیگی آواز میں بولا، وہاں نہیں ہوگی تو؟ وہ لمحے بھر کو رکا، اس کی جڑی ہوئی بھیگی پلکوں کو دیکھ کر توقف کے بعد بولا، یہ دھڑکے گا کیسے؟ ایبک تم یہاں ہو؟ اللہ اللہ حد کرتے ہو، کہاں کہاں نہیں تلاشا میں نے تمہیں۔ برہان کی آواز پر اس سے جھٹکا لگا تھا۔ وہ چونکا، یہاں وہاں دیکھا تو خود کو ہنوز بینچ پر بیٹھا پایا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اور ناگرد آلود گیند، فسوں مٹ گیا، خواب تمام ہوا، دل ٹوٹ گیا، تخیل کا انجام ہوا۔ کیا کر رہے تھے یہاں؟ برہان کے بیٹھنے پر اس نے زبردستی لبوں کو کھینچا۔ بارش ہو رہی تھی اور وہ اس میں بھیگ چکا تھا۔ بس ایسے ہی سکون مل رہا تھا۔ تم بتاؤ یہاں کیسے؟ برہان نے اپنے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا اور گردن اس کی سمت موڑ کر بولا، تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ اس سوال پر ہنس دیا۔ سردیوں کی بارش تھی، تبھی دونوں کے ہاتھ سرد پڑ چکے تھے۔ دوپہر کا عروج تھا، پھر بھی ہر سو شام کا سا منظر پھیلا ہوا تھا۔ وہ اسی شام سی دوپہر میں ہنستے ہوئے سے کہہ رہا تھا، یہ کیسا مذاق ہے؟ تم جانتے ہو میں 26 کا ہونے والا ہوں۔ برہان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، اور میں 31 کا ہوں، لیکن مجھے ایسا کوئی غم نہیں ہے جو مجھے ان حالوں میں دھکیل دے جن میں تم ہو۔ میرے والدین، میری منگیتر مر گئی، لیکن مجھے صبر ہے۔ حقیقت کو قبول کرنے والا بندہ ہوں میں۔ ایبک تم کیا ہو؟ اتنی سی عمر میں اتنے سارے غم، اتنے سارے درد۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا کہہ رہا تھا، جس کی آنکھیں ایک بار پھر سے بنجر ہو گئی تھیں۔ بارش کی بوندوں کو ان آنکھوں کا بنجر پن بہت کھل رہا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا رخ موڑ دیا کہ وہ اس اداسی کا بوجھ سہار نہیں پائیں گی۔ ہر کسی کی زندگی ایک سی نہیں ہوتی۔ برہان نے یکدم اس کی بات درمیان میں اچک دی۔ غم تو ایک سے ہے نا۔ میں تو پہاڑوں پر نہیں گیا انہیں تباہ کرنے کے لیے کہ انہوں نے مجھ سے میری محبوب ہستیاں کیوں چھین لی، کیونکہ ان میں ان کا قصور نہیں ہے۔ ایبک نے درستی سے اس کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹکا۔ وہ چیختا ہوا اس سے دور ہوا تھا۔ تو کیا میری ماں کا قصور تھا وہ یوں بے دردی سے ماری گئی، یا میری بہن نے ان کی منتیں کی تھیں
कि वो आकर उसे बेमौत मार दें। वो हलक के बल चीख रहा था, इतनी ज़ोर से कि खराशें पड़ गई थीं। रगें साफ वाज़ेह थीं, उसके चीखने पर घोंसलों में दुबके परिंदे डर के मारे फ़िज़ा में मुंतशिर होने लगे। उन्होंने मेरी चंद कदम दूर चलकर वो वापस उसके करीब आया, मुँह उसके मुँह के सामने करके सीने पर उँगली ठोक कर कहा, मेरी मोहब्बत को मेरी आँखों के सामने ख़त्म कर दिया और मैं? वो चीख रहा था, अभी भी। दोनों हाथ झटकते हुए ही जानी अंदाज में बोला, मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं तो एक आम इंसान था ना, एक गरीब आम इंसान जो सिर्फ जख्म खाकर तमाशा देख सकता है, बेबस हो सकता है, लेकिन अब बहुत हुआ। वो आंखों को रगड़ रहा था, मुतवातर होती बारिश ने उसके आंसुओं को छुपा लिया था। उसके जो सर हिलाते हुए अज़म से कह रहा था, बहुत हुआ, अब तमाशा लगेगा बुरहान, और इतना ज़्यादा लगेगा कि दुनिया देखेगी। वो मुड़ गया, बुरहान के रोकने के बावजूद वो नहीं रुका था। उसके कदम कच्ची मिट्टी में सख्त हो गए थे, जिस तरह ये लम्हा, उसकी आवाज़, उसका दर्द वक्त के पन्नों में सख्त होकर रह गया था। वो अपने अपार्टमेंट में आया, कपड़े बदलकर उसका रुख पब की तरफ था। गाड़ी को पार्क करके समातों को फाड़ देने वाले शोर में उसने खुद को घुसाया था। नीम अंधेरे में रंग बिरंगी लाइट्स, बुलंद होते हाथ, उछलते कूदते लोग और बार टेंडर के करतब अरूज पर थे। उसका रुख बार की तरफ था जब एक लड़की ने हाथ बढ़ाकर उसे खींचा। वो डांस फ्लोर था जिस पर कदम रखने की जगह ना रही थी, हर कोई एक दूसरे से टकरा रहा था। वो लड़की उसे कॉलर से पकड़ती वहां ले आई थी और अब उसकी गर्दन में हाथ फंसाती झूल रही थी। दाएं शाने से वो उसकी जैकेट को उतार चुकी थी। सब बेबाक थे, वो नहीं था। सब बहके हुए थे, वो नहीं था। सब मदहोश थे, वो नहीं था। फिर भी वो उस लड़की को खुद के करीब आने दे रहा था। बाहर रहमत बरस रही थी और अंदर गुनाह, दोनों में ज्यादती आ रही थी। दोनों ही जैसे एक दूसरे से मुकाबला लगा बैठे थे। शैतान हावी होता है, शैतान गुनाह करवाता है। शैतान बिन पिए भी आसाब ढलका देता है। शैतान होश में भी मदहोशी तारी कर देता है। शैतान गुनाह है। वो खुशी से गुनाह की जानिब राग़िब करता है। एबिक के साथ यही सब हो रहा था। वो बुरा नहीं था, पर बुराई को खुद पर चढ़ा गया था। नामहरम को छूने की सज़ा वाली हदीस याद रखने वाला आज पूरे का पूरा खुद को किसी अनजान के सुपुर्द कर रहा था। आज ऐबिक सुल्तान बहक रहा था। कौन अदा, कौन इलाफ, इसे कुछ याद नहीं रहा था। याद था तो अपना गम, फ़कत अपनी तकलीफ़। मगर ये कैसा गम था, ये कैसी तकलीफ़ थी जिसमें वो अपनी अख़लाक़ियात, अपनी हदूद भूल गया था। ये फिर गम नहीं था बल्कि उसकी बुज़दिली थी जिसके आगे वो घुटने टेक चुका था। हाँ, ऐबिक सुल्तान बुज़दिल था। हाँ, वो बहुत, बहुत ज़्यादा बुज़दिल था। बार के नज़दीक बिछी रंग-बिरंगी कुर्सियों पर हाथ में सिगरेट थामे वो नाज़ ही थी जो ऐबिक को ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की के साथ देखकर चौंकी थी। लड़की का लिबास नाज़ेबा था और ऐबिक का वहाँ होना, वो ऐसा इंसान नहीं था। ये पहली मुलाकात में उसे पता चल गया था। ये फ्लोर, वो लड़की और इस तरह का बोल्ड डांस उसे सूट नहीं करता था। वो हवास में नहीं था तभी उस लड़की को खुद के करीब आने दे रहा था। क्या उसने पी रखी थी? नाज़ झटके से कुर्सी से नीचे उतरी, सिगरेट को बुझाकर वो डस्टबिन में फेंक चुकी थी। उसने एक निगाह अपने कपड़ों पर डाली, सफ़ेद जम्पर सूट उसके बदन पर था। उसके साथ उसने स्याह रंग की सितारों से भरी मिनी जैकेट पहनी हुई थी, जिसका एक कंधा फैशन के तौर पर उसने गिराया हुआ था। बाजू कोहनी तक फोल्ड थे और नाखून स्याह रंग में रंगे थे। मेरे साथ चलोगे? वो लड़की पूछ रही थी। तेज हिप हॉप सॉन्ग पर थिरकते हुए एबिक का सरस बात में हिल गया। उस लड़की के बाजू अभी भी एबिक की गर्दन पर बंधे थे। सुपर, वो सरशार सी कह रही थी। मुझे उसे रोकना चाहिए या नहीं, वो सोच रही थी। फिर यकलख थी, उसने फैसला कर लिया। नाज कपड़े दुरुस्त करती डांस फ्लोर पर आई। एक दो लड़के जो उसकी तरफ बढ़े थे को धक्का देते हुए वो एबिक के सर पर पहुंची थी, जिसकी जैकेट तकरीबन पूरी उतरकर उसकी कोहनियों में अटक गई थी। वो उस लड़की को पीछे धकेलते हुए इन दोनों के दरमियान आई। ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की इस उफ्ताद पर बौखलाई थी और एबिक सिट पिटाया। माउफ दिमाग के साथ वो उस लड़की के सर को देख रहा था जो उनके साथ सामने आन खड़ी हुई थी, लेकिन रुख उस ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की की तरफ था। ये मेरे साथ है, उसने ऊंची आवाज में चीख कर कहा। कानों को फाड़ देने वाले म्यूजिक में उसकी आवाज दब कर रह गई थी। ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की का चेहरा उतरा। इतना हैंडसम लड़का उसके हाथ से निकल रहा था। इससे पहले वो कुछ कहती नाज एबिक का बाजू थाम कर उसे वहां से निकाल कर ले गई थी।
वो दोनों साथ बाहर आए। एबी की सब्ज़ जैकेट अभी भी कोहनियों पर झूल रही थी। नाज़ उसे छोड़ते हुए उसके सामने आई और माथे पर बल डालते हुए बाँस पुरस करने लगी। वो कौन थी और तुम यहाँ क्या कर रहे थे? एबिक मुतहैयर अंदाज में उसे देख रहा था। उसका दिमाग अभी भी गायब था। कुछ सोचते हुए उसने ज़मीन को तका, फिर उस पर नज़र डाले खड़ा हो गया। मुझे तुम दर्स पूरे कपड़े पहनने पर देते हो और अपने बारे में क्या ख्याल है? जिसके कपड़े पब्लिक में ही वो कुछ कहते कहते रुकी थी। एबिक के हाथ सीधे थे तभी जैकेट फिसल कर नीचे गिर चुकी थी। वो अभी भी उसे हैरानगी से देख रही थी जैसे वो कोई अनजान हो, जैसे उसने उसे ना पहचाना हो। बसारत धुंधली हुई, सर चकराने लगा था। अगर मैं आज ना होती तो जानते हो क्या हो जाता? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की क्या कह रही है। उसकी समाज साथ छोड़ रही थी। दिमाग जैसे बंद होने लगा था। उसका बदन ढीला हुआ, वो बस गिरने ही वाला था। तुम्हारा किरदार तो जाता ही, साथ में वो अल्फाज भी जाते जिनकी वजह से थोड़ी सी इज्जत तुम्हारे लिए दिल में हुई थी। हालांकि ये जानने के बाद कि तुम ही ज़मींज़ाद हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मगर क्या करूं, नहीं रोक पाई खुद को। वो क्या बोल रही है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कौन है? ऐबक सुल्तान पहचान नहीं पा रहा था। ये कंडीशन उसके साथ इसी तरह करती थी। अगर अभी सामने बुरहान होता तो वो उसे भी पहचानने से इनकारी हो जाता, जिस तरह नाज को हुआ था। या मैं जो सब कह रही हूँ फजूल कह रही हूँ? तुम अपनी मर्जी से ही उसके साथ थे। उसने वक़्फ़ा लिया। एबिक ने कुछ नहीं कहा। उसका वजूद बहुत ढीला हो गया, इतना कि अब टाँगें खड़े होने से कासिर थीं। हाँ, मैं दुरुस्त हूँ, तुम ड्रंक नहीं हो और उस लड़की के साथ भी नहीं होना। उसकी बात दरमियान में रह गई, वजह एबिक का गिरना था। वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा था। नाज़ फटी आँखों के साथ उसे ज़मीन बोस होते देख रही थी। बारिश ताहनूस बरस रही थी। नम ज़मीन पर ऐबिक सुल्तान औंधे मुँह गिरा हुआ था। उसके साथ ही उसकी जैकेट भी पड़ी थी। बारिश के कतरे ज़मीन पर से उछलकर उसकी नाक पर गिर रहे थे, लेकिन वो होशो-हवास से बेगाना, बेसुध पड़ा था। कोई हिस्स नहीं, कोई गम नहीं, कोई मलाल नहीं। मैंने इसकी दुखती रग को छेड़ दिया, गलती हो गई मुझसे। वहाँ से काफ़ी दूर एक घर के सेकंड फ्लोर पर मिरर वॉल से एक लड़का बैठा हुआ नज़र आ रहा था। उसकी आंखों में पशेमानी के रंग थे और दोनों हाथ बाहम फंसकर होंठों पर जमे थे। वो सिर्फ एक हादसा था, उसे भूल जाओ। साथ कुर्सी पर एक और मर्द भी बैठा हुआ था, ग्रे माइल सफ़ेद बालों वाला, जो उस लड़के के हाथ पर हाथ रख रहा था। दोनों की कुर्सियों की पुश्त ऊंची थी और उस पर गोल्डन स्टील का बॉर्डर मौजूद था। कुर्सियां सफ़ेद रंग की थीं। बुरहान ने गर्दन को उस बात में हिलाया। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। इतना इमोशनल होना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो उनसे ज़्यादा खुद को तसल्ली दे रहा था। दोपहर के बाद शाम आई थी। वो भी आकर ढल गई। रात की स्याही बहुत गहरी मालूम होती थी, क्योंकि सुबह से ही दिन में शाम का समा था। जिंदगी की रौनक और अरूज कायम और दायम था। शहर के मज़ाफ़ात में बना ये घर अपने अंदर सुकून समाये हुए था। लेकिन इस दिल का क्या करूं जो किसी तौर सुनता नहीं? मिसेस जोसेफ चाय और स्नैक्स लेकर वहां आई थी। इधर उधेड़ उम्र आंखों के किनारों पर झुर्रियाँ, सांवला रंग, स्याह बालों का गर्दन के करीब बंधा जूड़ा, सफ़ेद तकोनी स्कार्फ में ढका हुआ। लबों पर मुस्कान सजाए वो इस वक्त पाँव तक आती प्रिंटेड खुली स्कर्ट और पूरे बाजुओं वाली सादा शर्ट में मलबूस थी। अपनी स्कर्ट को ठीक करते हुए वो सोफे पर बैठी थी। ट्रे जोसेफ और बुरहान के दरमियान रखी मेज़ पर धरी हुई थी। मैं तुमसे मुत्तफ़िक हूँ बेटा। तुम्हारी जगह अगर मेरी औलाद होती तो वो भी यही करती। तुम एक समझदार, ईमानदार और नरम दिल के इंसान हो। अल्लाह तुम्हारी ये नरमी रायगां नहीं जाने देगा। उनके मुशफ़्क़िक़ अंदाज़ पर बुरहान सर झुकाकर मुस्कुराया था। उसका दिल भारी हो रहा था, उन लोगों के खुलूस और मोहब्बत से और ऐबिक की लापरवाही से। नहीं जानता वो कहाँ और किस हाल में है। वो अच्छे तेवरों से नहीं गया था आंटी। मिसेस जोसेफ ने चाय बनाकर उसे पेश की। बुरहान ने पलकें उठाकर गिराईं और तलब न होने के बावजूद उनके हाथ से कप थाम लिया। कमरे के कोने पर, वहां जहां फूलों के गुलदान रखे थे, जार में मौजूद कैंडल जल रही थी। भीनी और मध्यम खुशबू से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कैंडल की नहीं, बल्कि ताज़ा गुलाबों की खुशबू है जो माहौल को मसरूर बनाने के जतन में है। वो बालिग है, सूझबूझ रखता है, सही गलत का पता है उसे।
यहाँ तक कि वो तुमसे भी ज़्यादा ज़हीन और कंट्रोल्ड इंसान है। उसकी तरफ से बेफ़िक्र हो जाओ, अपने मामलात उसे खुद हैंडल कर लेने दो। वो जहाँ होगा महफूज होगा। उनकी बात पर उसने लेमन टी का सिप लिया और लबों को जुम्बिश देकर इंशाल्लाह बोला। मैं चलता हूँ अब, परेशानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। खड़े होकर उसने जोसेफ से हाथ मिलाया था, जबकि मिसेस जोसेफ के हाथ चूमकर वो आंखों से लगा रहा था। खुश रहो, मेरी औलाद होती तो मैं उसे भी खुश रखती। उसने आंखें बंद करके सर को हिलाया। जोसेफ इस बात पर नजरें चुरा गए थे। अल्लाह ने उन्हें औलाद नहीं दी थी, फॉल्ट मिसेस जोसेफ में था। वो कभी भी उस रुतबे पर फाइज नहीं हो सकती थी। जोसेफ और उनकी पसंद की शादी थी। इस पसंद की लाज रखते हुए ही वो आज तक किसी और औरत की तरफ माइल नहीं हुए थे। पसंद की लाज क्या रखते, उनका दिल ही उस बात की इजाज़त नहीं देता था। हालांकि मिसेस जोसेफ ने उन्हें दूसरी शादी पर बहुत मनाया था। वो चाहते तो कर लेते, लेकिन बात तो यही थी कि वो चाहते नहीं थे। जाने रात का कौन सा पहर था जब उसकी आंख खुली थी। उसने अपने मुंह के ऊपर से कंफर्टर उतारा। नीम अंधेरे कमरे में उसे अपनी सांसों के अलावा किसी दूसरे की सांसों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। वो उजलत में उठ बैठा। इससे पहले कुछ करता लाइट्स ऑन हो गईं। ये उसका कमरा नहीं था, ये बुरहान का कमरा नहीं था। कमरा तो छोड़ो, ये तो उसका घर भी नहीं था। और ये तो जोसेफ अंकल का घर भी नहीं था, तो फिर किसका था? उसने गर्दन साइड पर मोड़ी। नाज वहाँ लाइंस वाले ट्राउज़र और बटनों वाली शर्ट में मौजूद थी। बालों को चोटी में गूंधे वो उसे देख रही थी, जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। फीके चेहरे के साथ वो अपने ऊपर नजर डाल रहा था। उसके जिस्म पर उसकी शर्ट और जैकेट नहीं थी। वो इस वक्त फकत वेस्ट में मौजूद था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैंने पूछा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वो यकदम पैनिक हुआ था। आस-पास नज़र दौड़ा रहा था, मगर उसे अपनी शर्ट और जैकेट नहीं मिल रही थी। चिल्लाओ मत, मिस्टर एबिक सुल्तान, पड़ोसी उठ जाएंगे। कॉफ़ी पियोगे? एबिक की आंखें वक्त देखकर फट गईं। रात के 2:30 बजे वो इस लड़की के कमरे में था क्यों? उसे लगा था उसका दिमाग बंद हो जाएगा। डर गालिब हुआ, बदन सुन्न होने लगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वो सरगोशी में मतोरम खौफ से भरी हुई आंखों के साथ सवाल कर रहा था। उसकी नजरें घड़ी की सुइयों पर थीं। हाथों की कपकपाहट साफ नजर आती थी। तुम मेरे बेड पर मौजूद हो और मुझसे बास पुरस कर रहे हो। जरा आसमान पर तो नजर डालो, कितना हसीन है ना ये। बारिश थम चुकी थी, तारे निकल आए थे, सकूत हर जानिब था। फकत एबिक के दिल के। नाज ने बटन पुश करके उसे कहा था। बटन के दबते ही पर्दे दाएं बाएं स्लाइड कर गए और शेड्स फोल्ड हो गए। शीशे की दीवार सामने थी, जहां से चमकता दमकता आसमान बआसानी नजर आ रहा था। बकवास बंद करो अपनी। एबिक के चिल्लाने पर नाज चंद कदम चलती करीब आई और उससे भी ऊंची आवाज में बोली, आवाज धीमी रखो अपनी, जमीन जाद। आंखें बंद करके उसने खुद को संभाला और गहरा सांस भरकर बोली, बजाय इसके कि तुम मेरे मशकूर हो, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। ये कितनी गलत बात है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा। लाज को परे किया, एक लड़की के सामने वेस्ट में होने की शर्म को भुलाया और झटके से सफ़ेद कंफर्टर को खुद पर से धकेल कर खड़ा हुआ। फिर तेज कदमों के साथ उसके मुकाबिल आकर बोला, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो नाज, बताओ क्या हुआ है, मैं यहाँ क्यों हूँ, कैसे हूँ? देखो, मैं मर जाऊंगा, सच बताना मुझे। उसकी आंखों की सुर्खी, लबों की कपकपाहट, वजूद की लरजाहट, दिल की बेचैनी और चेहरे की मुर्दनी पर से नाज ने नजर हटाई। उसके ओकब से आती शीशे की दीवार से नजर आते आसमान पर नजर डाली, जहां एक सितारा सबसे ज्यादा जगमगा रहा था, बिल्कुल टॉर्च लाइट की तरह या फिर एक फरिश्ते की तरह। तुम्हें पता है, बचपन में ये चमकता हुआ सितारा मुझे बहुत फैसिनेट किया करता था। वो उसकी साइड से निकलकर मिरर वॉल के करीब आई। उस सितारे को नजरों में उतारने के बाद मुड़कर एबिक की पुश्त को देख रही थी। चौड़ी पुश्त हिलते हुए उसकी कैफियत का पता बता रही थी। मैं कहती थी, या तो ये मुझे मिल जाए हमेशा के लिए, या फिर मैं ऐसी बन जाऊं, बहुत ज्यादा चमकती हुई नजरों को सुकून बख्शने वाली। लेकिन मैं ऐसी नहीं बन पाई। हर ख्वाहिश मुकम्मल नहीं होती, हर चाह की राह नहीं होती, है ना? वो है ना पर मुड़ा। उसके चेहरे पर अभी भी मूर्धनी थी और आंखें वैसी ही मतोरम और सुर्ख। उसने बहुत मुश्किल से लफ्जों को तरतीब देते हुए उससे डायरेक्ट पूछा,
وہ چیز جسے پوچھنے میں اسے شدید آر آ رہی تھی اور دل میں اس آر کی مار میں مرے جا رہا تھا۔ کیا ہمارے درمیان کچھ ہوا ہے؟ کیا میں نے حدود پھلانگ دی؟ اس کی آواز کی لرزش سے ناز کا دل بھی بھاری ہوا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلا ایسا مرد دیکھ رہی تھی جو یہ سوال پوچھتے ہوئے روحانسا ہوا تھا، جس کی گردن کی گلٹی مسلسل اوپر نیچے ہو رہی تھی اور لب کپ کپا رہے تھے۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے بک، تم کرنے والے تھے۔ اگر میں تمہیں باہر سے لے کر نہ آتی تو شاید ویسے نہ ہوتے جیسے تم پہلے تھے۔ تم اپنے ہوش کھو چکے تھے۔ اور وہ اس کی بات سن کر دونوں ہاتھ منہ پر رکھے بیڈ پر بیٹھ کر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا۔ سر کو گھٹنوں تک لے جاتے ہوئے وہ مسلسل کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ تمہاری جیکٹ اتر چکی تھی اور وہ لڑکی تمہیں اپنے ساتھ لے جانے والی تھی۔ میں نے تمہیں جانے نہیں دیا، پھر تم بے ہوش ہو گئے۔ فٹ پاتھ گیلی تھی، تمہارے کپڑے گندے ہو گئے تھے، اس لیے ہاسپٹل والوں نے انہیں اتار دیا۔ وہی تمہیں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، تم ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے میں نے تمہیں نہیں جگایا۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر پھنسائے اسے گھٹنوں سے لگائے ہوئے تھا۔ ناز اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ الاف کون ہے؟ ایبک نے فوراً سے سر اٹھایا۔ وہ تحیر ملے شوق کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جو شانے اچکا کر رہ گئی۔ صرف اس لیے پوچھا کہ تم غنودگی میں یہ نام لے رہے تھے۔ تم نے کہا تھا تم فکس ہو، کیا اسی کے ساتھ ہو؟ میری شرٹ کہاں ہے؟ بھاری آواز کے ساتھ وہ دریافت کر رہا تھا۔ ناز اسے دیکھتی رہ گئی۔ لانڈری کے لیے گئی ہوئی ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اپنے جوتے ٹٹول رہا تھا جب ناز کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ تم صبح جا سکتے ہو، یوں بھی رات بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ایبک نے فٹافٹ شوز پہنے اور کسی بات کا جواب دیے بنا اس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ ناز مرر وال سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ چکنے کے بعد مڑی، چند قدم چل کر اس نے دیوار پر لگا بٹن پش کر دیا۔ شیئرز پھر سے گرنے لگے تھے۔ سیاہ بنیان میں ملبوس ایبک اس کے گھر کی حدود سے باہر نکل گیا تھا۔ باہر جما دینے والی سردی تھی۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ سردیوں کی آمد تھی۔ لگاتار ہوتی بارش نے ٹمپریچر پر خاصا اثر ڈالا تھا، مگر وہ ہر قسم کے احساس سے آری گیلی سڑک پر چلے جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں فلیش بیکس ہو رہے تھے، اس کا برہان کے ساتھ جھگڑ کر باہر آنا، پھر لڑکی کی پیشکش اور اس کی حامی، اسے چلتے چلتے ایک زور کی ٹھوکر سڑک پر پڑے پتھر پر ماری جو دور اڑ کر گیا تھا۔ میں کس طرح ایسا کر سکتا ہوں؟ میں کیسے ہلکے کردار کا ہو سکتا ہوں؟ یخ بستہ ہوا میں وہ سوپ شاپ کے شیلٹر کے نیچے لکڑی کے بینچ پر آ کر بیٹھا۔ شاپ کی لائٹ روشن تھی اور اندر اکا دکا لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کیا میں ہمیشہ ایسا کرتا رہوں گا؟ مجھے غصہ آئے گا اور میں یہ سب کر دوں گا؟ یہ تو میں نہیں ہوں، تم نے مجھے مسخ کر دیا ہے، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ وہ اپنی تخیل میں موجود انسان سے مخاطب تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ واسق امید تھی کہ ان شعلوں میں کوئی جل جائے۔ وہ کوئی کون تھا، یہ آگے چل کر آپ کو پتہ چل جائے گا۔